नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। प्रस्तुत पाठ जो है एन फ्रैंक की डायरी के महत्वपूर्ण पृष्ठों से लिया गया है। एन फ्रैंक जिससे आप सभी परिचित हैं, जिसे एक ऐसी युवा लड़की का संबोधन दिया गया था जिसने अपने कम उम्र में ही डायरी लेखन कला में सिद्धता हासिल की थी। और इसी डायरी से संबंधित इन मुख्य पृष्ठों के माध्यम से उन्होंने बताया था कि यहूदियों के प्रति द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के अंदर किस तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया, और इस अमानवीय बर्ताव के चलते एन फ्रैंक का पूरा परिवार जो है तबाही की कगार पर आ चुका था। और अंतिम अवशेष के रूप में मात्र उनके पिता और एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी ही बची थी। और इस डायरी ने न केवल लेखन कला में सिद्धहस्त एन फ्रैंक से सारे विश्व को परिचित कराया, बल्कि एन फ्रैंक ने उस समय के वातावरण को भी इस डायरी के अंदर इस तरह से प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से उन भयावह और त्रासद परिस्थितियों का हमें चित्रांकन प्रस्तुत होता है और हम इससे परिचित भी होते हैं। तो चलिए अपनी प्यारी गुड़िया जिसका नाम किटी है उसी को संबोधित करते हुए उनकी 10 जुलाई 1942 की जो डायरी का पृष्ठ है उसका हम परिचय प्राप्त करते हैं। लेखिका कहती है कि जब वो अपने पिता अपने परिवार के साथ अज्ञातवास की ओर रवाना हुई और पिता के कार्यालय की उसी इमारत के अंदर उन्होंने अपना अज्ञातवास निश्चित किया था, वहां उनका जो समय था वो किस तरह से बीत रहा था, किस तरह से उन्होंने उस कार्यालय के कक्ष को अपने रहने योग्य बनाया था, ये सारी बातें हम इस कक्षा में जानने की कोशिश करते हैं। तो शुक्रवार 10 जुलाई 1942 संबोधित किया है, मेरी प्यारी किटी। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बहुत बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुंचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुंची हूँ इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा, लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिस्टैनगास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे सी सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। एनेक्सी वही जगह है जहां ये जो एन फ्रैंक है वो अपनी बड़ी बहन मार्गोट के साथ रहती थी। कहती है मिएप ने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही वहां आ चुकी थी, वहां हमारी राह देख रही थी। राह देखना यानी इंतजार करना। हमारी बैठक और दूसरे कमरे जो है सामान से ठूसे पड़े थे, कहीं तिल धरने की भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे वो भी चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा तो फर्श से छत तक कपड़ों से इस तरह से अटा पड़ा था कि अगर उस रात हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से यानी व्यवस्थित ढंग से लगाने की आवश्यकता थी। तो सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था, लेकिन माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी और बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे, तमाम सामान ठिकाने लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर सो गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे समय ही नहीं था। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छुड़े हुए काम को पूरा करना फिर से शुरू किया। बैप और मी ऐप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में ही लगे रहे। बुधवार तक तो मुझे ये सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना कुछ बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि मैं तुम्हें बताऊं मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। बताती हैं ये सारी बातें एन फ्रैंक अपनी प्यारी गुड़िया किटी को। अब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर को जो पृष्ठ लिखा था उसी पृष्ठ को यहाँ हमारे सामने विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस दिन था शनिवार और 28 नवंबर 1942 को उन्होंने अपनी किटी को संबोधित करते हुए कहा, मेरी प्यारी किटी,
हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, परिणाम के रूप में हमें और ज्यादा किफायत यानी मितव्ययी बनना पड़ेगा, क्योंकि बिजली भी कट सकती है। एक लंबे समय के लिए जब कोई बिजली ही नहीं, कितना मजेदार ख्याल है नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे भी कम हो सकता है, यानी यह समय जो है और कम हो सकता है कि हमें बिना बिजली के रहना पड़े। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही, तब हम सब पढ़ तो सकते नहीं, इसीलिए वह वक्त हम उलझुल हरकतें करके गुजारते थे। हम पहेलियां बुझाते थे, अंधेरे में व्यायाम करते थे, अंग्रेजी या फ्रेंच बोला करते थे, किताबों की समीक्षाएं करते थे, यानी चर्चा करना। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर के बाद बोर होने लगते। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोजा। क्या था कि मैं दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांका करती थी। क्या दिखाई दिया? कहती है कि दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते थे, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा होता था पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं था। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, ये हैं तो हमारे पड़ोसी ही। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था और सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक जो है वो एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। इस तरह के जो दृश्य हैं उन्होंने अपनी खिड़की से दूरबीन की सहायता से आस पड़ोस में देखे। अब मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे बच्चों को खूब प्यार भी करते हैं, दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं, यानी अपने लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिनको सुनकर नींद आने लगती है। चूंकि मुझ अकेली को ही ये सुख मिलता था, यानी फ्रैंक कह रही हैं, एन फ्रैंक कह रही हैं कि वास्तव में उनकी डांट, उनके ये लेक्चर सुनने का खाली मुझे ही मौका मिलता था, क्योंकि और कोई तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। घर में सबसे छोटी और शरारती मैं ही थी। तो कहती हैं कि मैं उनके साथ, महाराज डस्सेल के साथ, ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ, और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर सबसे ज्यादा खट दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास ही ये एक उपाय बचता है कि उनकी वह पुरानी डांट फटकार, उनके भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ मैं कान ना धरूं, यानी मैं थोड़ा उनको अनसुना कर देती थी, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर थे। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें, सारी रिपोर्ट मम्मी को दे देते थे। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो उसे दोबारा मुझे मम्मी से भी सुनना पड़ता, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा, लिहाज भी नहीं करती थी मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी है तो मिसेज वान नान जो है वो मुझे 5 मिनट के लिए बुलावा भेज देती थी। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में जब आप केंद्र में आ जाते हो, यानी सारों का ध्यान आप पे केंद्रित हो जाता है, तो सारा दिन आपको हर तरफ से धत्कारा और फटकारा जाता है। ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो मैं अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी गलतियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज्यादा होती हैं कि मैं अपने मूड के हिसाब से या तो उन पर हंसती हूँ और या रो सकती हूँ, या तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ उससे कुछ अलग होना चाहती हूँ, उससे कुछ अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। मैं जो भी हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती, क्योंकि इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़ कर अगर रद्दी की टोकरी में डाल दिया तो ये उचित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से किटी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने नवंबर को ये डायरी का पेज लिखा। अब बात आती है 1942 से बढ़ करके 1943 की, और मार्च के महीने में 19 तारीख की। क्या बताया कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था, हमारी खुशी निराशा में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बताती हैं कि टर्की अभी युद्ध में शामिल ही हुआ ये था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि टर्की जल्द ही तटस्थता छोड़ देगा, यानी किसी का भी फेवर नहीं लेगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी।
यानी ये पता चला कि वो तो तटस्थता छोड़ देगा, तो यानी किसी एक का फेवर लेगा। और न्यूज़पेपर बेचने वाले ने ये न्यूज़ दे ही दी कि टर्की जो है इंग्लैंड के फेवर में है। तो लोग जो है ये सोच रहे थे कि अरे इंग्लैंड के पक्ष में आ गए, यानी जो मित्र राष्ट्र हैं उनका पक्ष और ज्यादा स्ट्रांग बन गया, बहुत ताकतवर हो गई वो लोग, टर्की भी उनमें शामिल हो गया। तो ये कहते हैं कि ये उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी हमने। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो बेचारे भूमिगत हो चुके हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते हैं। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी दो। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियर्स एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट और बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगे आने वाले वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया, यानी टैक्स भरने में इन नोटों को आगे रिटर्न कर दिया, ताकि आगे अगर इन नोटों को बंद कर दिया जाएगा तो इनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। यानी ये सोच रहे हैं कि हम भूमिगत हो चुके हैं, अज्ञातवास में रह रहे हैं, तो अभी तो ये गिल्डर के नोट जो हैं वो अगर टैक्स रिटर्न करने में चले जाएंगे तो हमें कोई ज्यादा डर वाली बात नहीं है, यानी गर्दन अभी भी पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसाल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की एक ड्रिल मशीन मिल गई। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। और न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं बल्कि कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाई हुए हैं। मार्गोट जो कि डच भाषा की अध्यापिका है, उनके ये पत्र करेक्ट करती है, यानी ठीक करती है। और पापा ने उन्हें मना किया कि वे सब कारोबार बंद कर दें। मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है वे अपने अभी भी पत्राचार शुरू किए हुए हैं। कौन? मिस्टर डसेल। जनाब हिटलर जो है वो घायल सैनिकों से बात कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच ये बहुत बहुत ज्यादा दयनीय था। सवाल जवाबों का सिलसिला इस तरह चल रहा था। क्या कहते हैं देखो। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। क्वेश्चन पूछा गया, आप कहां से जख्मी हुए थे? कहता है स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए और बाएं बाजू की हड्डी टूट गई। ये बातें जस की तस दे रही हैं, इसीलिए दे रही हूं ताकि मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह इसको सुना। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रही हैं। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना खुश हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो वो अभी भी उसी उत्साह में ही होगा कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यानी इतनी घायल अवस्था में भी अगर हिटलर उनके पास आकर के उनसे दो शब्द बात भी कर लेता तो उनको बड़ा गर्व और अभिमान अनुभव होता। यानी सैनिकों के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति जो अपन कहते हैं ना कट्टरता, राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी गई थी। उन्हें एक ही बात सिखाई जाती थी, सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सीमाओं के परिवर्धन के लिए युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। मुझसे डसल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर और उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन गायब। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती है। भाई सेना में अगर ऐसा कोई बंदा हो तो उसको जो है अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे सामग्री दी जाती है, तो उनको भी एक साबुन की बट्टी मिला करती थी। तो ये तो बात हुई मार्च 1943। अब बात आती है जनवरी 1944, शुक्रवार का दिन 23 तारीख। मेरी प्यारी किटी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में से खासी रुचि हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे और गहरे अंदर उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और अधिक रोचक जानकारियां लगेगी। कहती हैं कि हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और उनके देखने में गुजारती हूँ।
यह कलेक्शन इतना बहुत ज्यादा हो चुका था। मिस्टर कुगले मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते थे और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की एक प्रति लिए आते थे। यानी वो इस तरह की कोई मैगजीन फिल्मी आती है, फिल्मी मैगजीन की एक कॉपी लेकर आते थे। इस पर घर परिवार के ऐसे लोग भी थे जो जरा भी दुनियादार नहीं थे। इन्हें इस कार्य के को जो है वो पैसे की बर्बादी मानते थे, लेकिन इस बात पर हैरान होते थे कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही-सही बता सकती हूँ। बैप जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही वो मुझे बता देती है कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रही हैं। तो मैं फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण एक्टर और एक्ट्रेस के नाम, फिल्म के बारे में जो भी बात आलोचनाएँ, समीक्षाएँ की गई है, वो फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने एक फ़िक्रा कसा यानी व्यंग्य किया कि मुझे बाद में फ़िल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फ़िल्मों की कहानियाँ, एक्टर और एक्ट्रेस के नाम, फ़िल्म के बारे में समीक्षाएँ ज़बानी याद है। जब भी मैं एक नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, तो मैं सबके चेहरों पर उग गई असहमति साफ-साफ पढ़ लेती हूँ। और ये भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोकेगा कि मैं फलान फ़िल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा ये जवाब है कि ये स्टाइल जो है मेरा खुद का आविष्कार है, मज़ाक के रूप में मत लिया करो। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो जाती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते-सुनते मेरे कान भी पकने लगते हैं। मैं सीधे गुस्लखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघरालू हो जाते हैं। यानी फिर से अपने बाल जो अपनी नेचुरल स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है, उसी में ले आती हूँ। अब जनवरी के अंदर ही 28 जनवरी 1944 की जो चिट्ठी है उसमें चिट्ठी क्या डायरी है, उसी में एन फ्रैंक बताती है कि आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी-बासी खबरें चबानी पड़ती हैं। तो और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार और दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति और अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम हजार बार सुन चुके हैं। या फिर डशल शुरू हो जाते हैं, खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी 4 लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती हुई नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती हुई मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सारे किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 के लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। पंच लाइन यानी वास्तव में ये क्या पंच देना चाह रहा है। नतीजा ये होता है कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले ही हँसना पड़ता है और अलग-अलग वाले राशन वाली कसाई, यानी जिस भी टॉपिक पे बात होती थी, जो घरों के इन भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए थे, इतनी बार उनका कैरेक्टर स्केच खींचा जा चुका है, चरित्र चित्रण किया जा चुका है कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एनेक्सी की ये हालत थी कि यहाँ नया और ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। यानी बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को जो कुछ भी नहीं बचा, लोगों को नमक मिर्च लगाकर वो सब दोहराने की आदत नहीं होती, जो मिस्टर क्लीमैन, जॉन और मिया पहले ही बता चुके हैं। कई बार मैं मेज़ के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रुके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक ना दूँ। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करे। भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। यानी बड़े लोग जो भी बात करते हैं, अगर उसमें कोई भी खामी होती है तो एन फ्रैंक सोचती है कि मैं उसको करेक्ट करूं, लेकिन मेरे द्वारा करेक्ट किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़ों की बात में किसी भी तरह की इस तरह की जो है करेक्शन करने की, सुधार लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता था। वे जानते थे कि हम अपने ही जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चला जाना ये अब आम बात हो गई। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं और अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम करते हैं।
इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं और उम्मीद है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएँगे। इसका कारण ये है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। यानी उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार, राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बातें करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बातें करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं। जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रही हैं, हमारे मददगार रोज़ाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारे दिल जीत रहे हैं। यानी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं दूसरे लोग। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो यहूदी हैं या ईसाई हैं, इन लोगों की मदद कर रहे हैं। अजीब-अजीब कहानियाँ चल रही हैं, उनमें काफ़ी सच भी हैं। अभी मिस्टर क्लीमैन गोल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमी और पुलिस वालों के बीच फुटबॉल मैच का ज़िक्र कर रहे थे। लो जी। और हिल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को अज्ञातवास में रह रहे राशन खरीदने की सुविधा हो सकती है। अगर राशन कार्ड ना हो, तो एक कार्ड के लिए 60 किल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फलान-फलान दिन एक अलग मेज पर आकर के अपने कार्ड ले जाएँ। इन सब के साथ ये ख़्याल रखना भी पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को कोई भी हवा ना लगे, यानी उन उन लोगों को इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी ना हो। तो देखो इस तरह से एन फ्रैंक ने जो है 1942 में शुरू की अपनी डायरी में 1943, 1944 अब आगे पहुंची भी है वो मार्च 1944। अब मार्च में जनवरी का जिक्र हो गया, अब मार्च के अंदर क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह से वो गृह युद्ध शुरू हुआ, किस तरह से यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया, यहूदियों के प्रति जो उनका दमनीय प्रयास था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो इन सारी भयावह और त्रासद परिस्थितियों से एन फ्रैंक हमें और परिचित करवाना चाह रही हैं और ये डायरी जो है, वो वास्तव में एक ऐसे अवशेष के रूप में है, ऐसे दस्तावेज के रूप में है, जो उस समय की हिटलर के द्वारा जो सैनिक शासन है, उस सैनिक शासन की एक भयंकरता को हमारे सामने प्रतिपादित करती है। तो उम्मीद है आज की कक्षा में जो दी गई जानकारी है आप सभी को समझ आई होगी। इसको हम कल अपनी क्लास में इसी समय पर और आगे बढ़ाएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा कक्षा में शामिल होने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में जो होगी कल इसी समय पे 8:15 बजे। ठीक है?